So today we are going to start with the new topic, that is incoming and outgoing partners. That is incoming and outgoing partners. Is it clear? So now section 31 to 38 of the Indian Partnership Act deals with the provisions of incoming and outgoing partner. So now incoming partner, we'll talk about the incoming partner. इनकमिंग पार्टनर के बारे में आपको सेक्शन 31 में दिया गया है. देन आउटगोइंग पार्टनर्स दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 32. रिटायरमेंट के मोड्स क्या है, किस तरह से रिटायरमेंट होती है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 31 एंड 32. देन इफ एनी पार्टनर हैज टू बी एक्सपेल्ड, दैट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 33. Is it clear? Now incoming partner. Who is an incoming partner? Any new partner who can be admitted into a firm, with the consent of all the partners, कोई भी एक नया पार्टनर जो कि फर्म में एडमिट कर रहे हो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनकमिंग पार्टनर्स बोल रहे हैं. इज इट क्लियर? दे आर दी इनकमिंग पार्टनर्स. सो अब आपका नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द आउटगोइंग पार्टनर? आउटगोइंग पार्टनर है कि जो बाहर जा रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर था, नाउ ही डजंट वांट टू रिमेन द पार्टनर, ही इज एन आउटगोइंग पार्टनर. नाउ जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है, आपका रिलेशन है, दैट इज ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. वी हैव टॉक्ड अर्लियर आल्सो दैट द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज दैट ऑफ trust and confidence. So only such persons can be admitted in whom all the partners have confidence. So but there, this is also subject to a contrary arrangement. अगर कोई agreement हुआ है partners के बीच में, then there will be a, that will be an exception. So there is nothing to prevent the partners from giving part to one or more of them of nominating partner in the firm. Is it clear? कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कि एक या दो पार्टनर्स हैं उसको आप पावर दे रहे हो कि नॉमिनेट कर लो. अगर किसी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है तो वहां पे आपको सारे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी. So where a person so nominated not accepted to the other partners, अगर सपोज ऐसा एक पार्टनर ने किसी को नॉमिनेट भी कर लिया है और वहां पे क्या है, दूसरे पार्टनर्स को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोर्ट कैन नॉट फोर्स देम टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद द फर्म. क्यों? क्योंकि जो पार्टनरशिप का आपका फाउंडेशन है वो क्या है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस का है. इज इट क्लियर? वहां पे फाउंडेशन क्या है पार्टनरशिप का, दैट इज ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस. सो विच कोर्ट कैन नॉट सप्लाई वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट. नाउ सो लेट अस टॉक अबाउट दी के सेक्शन 31 के बारे में. वहां पे इसकी हेडिंग क्या है सेक्शन 31 की, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर. तो 31 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. Subject to the contract between the partners and to the provisions of section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all existing partners. Is it clear? Without consent of all existing partners. Suppose there are three partners A, B, C. तो वहां पे क्या है, आपको अगर D को नया पार्टनर बनाना है तो वहां पे तीनों पार्टनर्स की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी. नेक्स्ट सब क्लॉज 2 देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, a person who is introduced as a partner into firm
does not thereby become liable for any act of the firm done before he become a partner. अब subject to the provisions of section 30. section 30 क्या था आपका? माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप. माइनर को एडमिट किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन for the benefit of partnership. So subject to the provisions of section 30, a person who is introduced as a partner, into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he become the partner. Is it clear? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन जिसको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस किया गया है फर्म में, he does not thereby become liable for any act for the firm done before he become a partner. Suppose D has been introduced as a new partner on 15th of July. Suppose, is it clear? 15 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया है, तो 15 जुलाई से पहले अगर कोई भी एक्ट हुए हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो वो उसके लिए बी लाइबल नहीं होगा. तो किस तरह से, अब क्या मोड्स क्या है, किस तरह से नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है. इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यूनानिमस कॉन्सेंट जो आपको 31 में लिखा गया है. ठीक है. दूसरी बात उन्होंने क्या कहा है, एडमिशन बाय नॉमिनेशन. ये भी हमने बात कर ली है कि उसको किसी आपको पार्टनर को नॉमिनेट कर सकते हो. किस तरह से नॉमिनेट कर सकते हो? by contract between the parties. अगर subject to the contract between the parties, then a person can be nominated. So अगर contract permit कर रहा है कि नए partner को introduce करना है even without the consent of all existing partners, that is also possible. क्योंकि अगर वहां पे क्या है, contract में ये लिखा गया है कि जो majority partners हैं, they shall be competent to admit a new partner or they can nominate a partner or appoint the successor. तो new partner को आप accordingly introduce कर सकते हो. Is it clear? So in such cases, अगर इस तरह के कोई केसेस हैं, तो पार्टनर्स अगर कुछ पार्टनर्स हैं वो अनविलिंग है कि वो पर्टिकुलर पर्सन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, देन दे विल बी बाउंड बाय देयर कॉन्ट्रैक्ट. और जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन जो मतलब जिस पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया है एज अ न्यू पार्टनर, दैट विल बी वैलिड. Is it clear? Because a person has been nominated according to the agreement of the partners, so he must be accepted as a partner. Is it clear? There is a case law, Byron versus Reid. तो यहाँ पे क्या हुआ था, इंग्लिश केस लॉ है. देयर वर 4 पार्टनर्स और उनकी पार्टनरशिप डीड में एक को ऑथराइज किया गया था कि वो अपने सन एस को पार्टनरशिप में एडमिट कर ले. कब करेगा? लेकिन जब उसका बेटा 21 इयर्स का हो गया उस टाइम पे. नाउ व्हेन एस ने, उसके बेटे ने, ए के बेटे ने 21 इयर्स की एज अटेन कर ली है, ए ने उसको पार्टनर नॉमिनेट कर लिया इन अकॉर्डेंस विद द डी. लेकिन जो अदर पार्टनर्स हैं उन्होंने रिफ्यूज किया है टू रिकॉग्नाइज हिम एज अ पार्टनर. सो इट वाज हेल्ड दैट सन ऑन एक्सेप्टिंग द नॉमिनेशन, इट वाज हेल्ड दैट जो सन था, जब उनकी नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ही हैज बिकम अ पार्टनर. इज इट क्लियर? गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. पेज वर्सेस कॉक्स. पेज वर्सेस कॉक्स. इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि अगर पर्सन वैलिडली किसी पर्सन को वैलिडली नॉमिनेट किया गया एज अ पार्टनर, और वो भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि पार्टनर, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में लिखा गया है, तो उसका रिजल्ट क्या होंगे? इट इज दैट ऑफ ट्रस्ट. ट्रस्ट क्रिएट हुआ है. सो and that also with reference to partnership asset for the purpose of enabling a nominated person to take that which is entitled to under this deed. ठीक है, जिसको नॉमिनेट किया गया था उसको आप एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो. इज इट क्लियर? तो अगर कोई क्लॉज है, वहां पे क्लॉज है कि किस तरह से जो पार्टनर है, जो वहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो अपने सक्सेसर को नॉमिनेट कर सकता है
that may become nullified क्योंकि जब पार्टनर की डेथ हुई है फर्म अब डिसॉल्व हो जाती है, फर्म इटसेल्फ डिसॉल्व बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो अगर देयर आर टू पार्टनर्स और एक की डेथ हो जाए तो वहां पे कोई पार्टनरशिप ही नहीं है, तो थर्ड पार्टी को आप एज पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो वी आर डिस्कसिंग द मोड्स की हाउ पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। फर्स्ट वे वाज with unanimous consent, second is by admission by notice and admission by nomination, and now third is admission of a minor। अगर आप minor को admit कर रहे हो तो in that case we have already studied section 30 कि जब minor है उसको आप पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में ऐड कर रहे हो, he can become a partner, जो प्रोसीजर आपका सेक्शन 30 क्लॉज 5 में स्टैब्लिश है, वहां पे मेंशन किया गया है। वहां पे क्या है, उस माइनर के बाद जब उसने अटेन कर लिया मेजॉरिटी, he has an option either to become a partner or not to become a partner with the consent of other part। वहां पे जो दूसरे पार्टनर्स की consent की जरूरत नहीं है क्योंकि वो माइनर है, वो मेजर हो गया। नाउ he has a right to become a partner or not to become a partner। जो भी है उसको, जो भी ऑप्शन उसने एक्सेस किया, he has to give a public notice regarding that। Is it clear? So this was regarding the modes of introducing a partner। Is it clear? Now let us discuss जो incoming partner है उसकी liability क्या है। अब उसकी liability में 31 क्लॉज 2 में आपको बताया गया है कि जो जनरल रूल है लाइबिलिटी का, इनकम लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर का, वो कब से स्टार्ट होती है, हमने 31 क्लॉज 2 में भी पढ़ा है, जिस दिन से उसने ज्वाइन किया है। तो अगर वो कोई पहले के कोई एक्ट्स हुए हैं फर्म में उसकी ज्वाइनिंग से पहले, तो वहां पे इनकमिंग पार्टनर है, ही इज नॉट लायबल। इज इट क्लियर? ही इज नॉट लायबल। सपोज अगर कोई डेट्स इनकर किए गए हैं, इज इट क्लियर? सपोज कोई डेट्स इनकर किए गए हैं उसकी ज्वाइनिंग से पहले, देन दैट इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लायबल। किसी पर्सन ने, कोई पार्टनर ने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जो इनकमिंग पार्टनर था उन्होंने परमिट किया कि वो इसके एडवेंचर को शेयर करेगा, पर उसने अपनी परमिशन दे दी है, तो वहां पे वेदर ही इज लायबल और नॉट। तो जो वेंडर है मींस की जो सेलर है, वो उस टाइम उसने अपनी परमिट कर दिया है, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट वो रिकवर नहीं कर सकता। क्या नहीं रिकवर सकता? गुड्स के प्राइस। इज इट क्लियर? गुड्स के प्राइस को वो रिकवर नहीं कर सकता। तो गुड्स है वो सप्लाई फॉर, जब गुड्स है सप्लाई की है बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, लेकिन जो बिल था प्राइस का वो दूसरे पार्टनर्स ने जॉइंट नेम भी एक्सेप्ट किया है, और उस जॉइंट नेम में उस पार्टनर का नाम भी है जो आपका नया पार्टनर है। इसलिए जो नया पार्टनर है, तब भी उस केस में जो नया पार्टनर है, ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल, बिकॉज जो परचेज किया गया था, गुड्स जो डिलीवर किए गए थे, उसकी एडमिशन से पहले, उसके आने से पहले किए गए थे। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द लायबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जो नया पार्टनर है आपका, जितने जो न्यू पार्टनर है या नई फर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है आफ्टर द एडमिशन, शुड हैव अज्यूम द लायबिलिटी फॉर द पास्ट सेल्स। कि अगर कोई भी नया पार्टनर है, नई फर्म कॉन्स्टिट्यूट हुई है आफ्टर द एडमिशन, तब उसकी लायबिलिटी हो सकती है पास्ट डेट्स के लिए। सेकेंडली है, क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा नई अरेंजमेंट के लिए, एंड द न्यू पार्टनर बिकम्स लायबल टू दैट दोज ऑफ द creditors। So clear? So there is a case law, you can write down the citation, British Home Insurance Corporation, British Home Insurance Corporation versus Patterson 1902, वर्सेस पैटरसन 1902 का केस है। जो प्लेंटिफ कॉर्पोरेशन है, इस केस में क्या था कि जो प्लेंटिफ की कॉर्पोरेशन है, उन्होंने बी को अपना लॉयर अपॉइंट किया था और उसको एक टास्क दिया था, कोई मॉर्टगेज ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था, वो टास्क उसको दिया गया था। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे बी है, बी ने पी को एडमिट कर लिया इनटू अ पार्टनरशिप।
बी ने पी को एडमिट कर लिया इन अ पार्टनरशिप, और उन्होंने प्लेंटिफ को ये नोटिस भी दे दिया था राइटिंग में कि उसने पी को पार्टनरशिप में एडमिट किया। अब प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने उनको नोटिस मिलने के बाद भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया है नोटिस को, और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही कंटिन्यूइंग विद हिज कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ठीक है, बी के नाम पे वो सारा अपना मनी वगैरह भेज रहे थे, कोई जो फी है वो भेज रहे थे, सिर्फ किसके नाम पे भेज रहे थे, बी के नाम पे भेज रहे थे। अब बी ने क्या किया, वो मनी मिस अप्रोप्रिएट की है। अब जो नया पार्टनर था, कैन ही बी हेल्ड लायबल? नो, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, बिकॉज ये जो प्लेंटिफ है आपका, उनके कॉन्डक्ट से उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था टू एक्सेप्ट द लायबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर। वो किस तरह से, क्योंकि उनको नोटिस दिया गया था, फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, और जो वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे वो भी सिर्फ बी के नाम पे ही कर रहे थे, बी विल नॉट बी हेल्ड लायबल। इज इट क्लियर? ड्यू टू द प्लेंटिफ्स कंडक्ट ही हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर। तो इनकमिंग पार्टनर को आप तभी लायबल कर सकते हो अगर उसकी एडमिशन एडमिट की है क्रेडिटर ने, और न्यू पार्टनर है, उन्होंने अपनी लायबिलिटी भी अज्यूम कर ली है। इज इट क्लियर? This was regarding the incoming partner. Now next is the outgoing partner. Outgoing partner में क्या है आपका, कि जो पार्टनर है he may cease to be a partner. जो outgoing partner है, outgoing partner का मतलब क्या है, जो वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहा है, कि वो रिटायर हो गया फर्म से, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, वे और बाकी पार्टनर्स के रिमेनिंग में बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। इज इट क्लियर? व्हेन देयर आर 3 to 4 पार्टनर्स, तो वहां पे एक पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली है, वो कह रहे हैं मुझे काम नहीं करना है, तो उसके बाद वो पार्टनरशिप से निकल गए हैं, बाकी पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो बिजनेस को, तो वो आउटगोइंग जो जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटगोइंग पार्टनर कहेंगे। इज इट क्लियर? सो आउटगोइंग पार्टनर्स में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, रिगार्डिंग की रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो कि आपको सेक्शन 32 क्लॉज 1 में दिया गया। तो रिटायरमेंट, पार्टनर कब रिटायर हो सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है, सपोज देयर आर 4 पार्टनर्स ए बी सी डी, डी वांट्स टू गेट इट रिटायर, तो उसको ए बी सी की कंसेंट लेनी पड़ेगी पहले। सो पार्टनर मे रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। थर्ड क्या है, कि जहां पे पार्टनरशिप इज एट विल, विल पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे टाइम भी कोई फिक्स नहीं है, कोई वेंचर फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अपनी मर्जी से आप डिसॉल्व कर सकते हो पार्टनरशिप को। तो जब पार्टनरशिप इज एट विल है, तब आप क्या, अगर आपको उस फर्म से निकलना है, रिटायर होना है, कि वहां पे आपको काम नहीं करना है, तो वहां पे क्या है, आप नोटिस दोगे राइटिंग में टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन, कि आप उसकी इंटेंशन क्या, रिटायर होना है। ठीक है, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था ABCD, तो डी है, डी को रिटायर होना है, तो अब उसने पार्टनरशिप एट विल है, तो डी ABC तीनों को नोटिस देगा राइटिंग में, एंड अपनी इंटेंशन बताएगा उस नोटिस में कि ही वांट्स टू गेट इट रिटायर। इज इट क्लियर? सो जो अब आपके सेक्शन 32 क्लॉज 1 में क्या बताया है, वेरियस मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, वेरियस मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज बाय कंसेंट हो गया, बाय अग्रीमेंट हो गया, और बाय नोटिस। देयर आर 3 मोड्स। कौन से मोड्स है, कंसेंट, अग्रीमेंट, बाय नोटिस। सो एज अ जनरल रूल, कोई भी जो पार्टनर है, नो पार्टनर कैन रिटायर, अगर जब उसको उसकी मर्जी से रिटायर नहीं हो सकता, ये 3 मोड्स है, तब वो रिटायर कर सकता है। क्लियर? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, सीरियस डिसलोकेशन ऑफ द होल बिजनेस, ये भी हो सकता है। इसे क्लियर? सो पार्टनर है, वो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से ही रिटायर होगा, या अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, और बाय गिविंग दी। देयर इज अ केस लॉ, आभास भाई वर्सेस आरजे शाह, आभास भाई वर्सेस आरजे शाह, 1988 का केस है, बॉम्बे 187। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, कि अगर रिटायरमेंट है सारे पार्टनर्स की, लेकिन एक पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है विद द आउटसाइड पार्टनर, तो क्या वो
पार्टनरशिप डीड होगी, पार्टनरशिप क्रिएट होगी, सब पार्टनर से रिटायर कर दिया, लेकिन एक ही पार्टनर है जो बाहर वाले बंदे के साथ, बाहर वाली पार्टी के साथ बिजनेस कैरी कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि अगर एक पार्टनर भी कंटिन्यू कर सकता है तो फर्म क्या है, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, ओल्ड पार्टनरशिप स्टिल कंटिन्यूस। इज इट क्लियर? तो केस है, इस केस को अब यहाँ पे क्या हम बोले, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, सो इस केस को रिकंसीडर करवाया जाना चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो डिसॉल्व हो गई है। कब? जब सारे एक्सेप्ट वन पार्टनर रिटायर, ठीक है, व्हेन ऑल एक्सेप्ट वन, सारे के सारे रिटायर हो गए, फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्सन है, ही कैन नॉट कैरी अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कब कैरी हो रही है? जब आप दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हो, तो न्यू पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन वन पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है एंड द अदर आउटसाइड पर्सन। तो सेक्शन 41 क्लॉज ए क्या कह रहे हैं? फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो रही है जब सारे पार्टनर्स या all the partners or all one declared. Is it clear? Next, अब लाइबिलिटी क्या होगी पार्टनर्स की व्हेन एक्ट इज डन बिफोर द रिटायरमेंट? अब हमें पता है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। इज इट क्लियर? सो हर एक पार्टनर लायबल है फॉर दी ऑल दी एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर। अगर लायबिलिटी अराइज हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड, तो पर्सन है वो पार्टनर है, सच लायबिलिटी एंड नहीं होगी टिल हिज रिटायरमेंट। क्लियर? सो रिटायर्ड पार्टनर तब भी लायबल होंगे फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म जो उसकी रिटायरमेंट से पहले किया गया है, उस एक्ट्स के लिए रिटायरमेंट के बाद भी वो लायबल होंगे। इज इट क्लियर? सो फर्म से आप रिटायर हो सकते हो, लेकिन जो आपकी लाइबिलिटीज है, सब्सिस्टिंग लाइबिलिटीज है, उससे आप रिटायर नहीं हो सकते हो। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर है, वो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं अपने को पार्टनर्स के साथ, कोई एग्रीमेंट कर रहा है विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी फॉर आउटसाइड डेट्स, तो वो क्या है, ही विल रिमेन लायबल टू द क्रेडिटर्स। इज इट क्लियर? तो आपका सेक्शन 32 क्लॉज यही है। इज इट क्लियर? Any doubt, guys? Again, you can note down the citation. There is one more case. Talak Chand Kanji Vora. Talak Chand Kanji Vora versus Keshwal AIR 1973 Calcutta 279. इस केस में क्या हुआ था कि एक क्लॉज था पार्टनर जिसको रिटायर करना है वो 6 महीने का नोटिस देगा, 6 मंथ्स का नोटिस देगा, और उससे क्या फर्म को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम बीइंग रिगार्डेड एज अ फर्म एट विल, पर्टिकुलरली जहां पे फर्म के 2 पार्टनर्स हैं और रिटायरमेंट एक पर्सन ने अगर रिटायर कर दिया, इट मीन की इनएविटेबल डिसोल्यूशन हो गई है। ठीक है, जहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर रिटायर हो गया तो इट मीन्स पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो गई है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई है। इज इट क्लियर? तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि 6 मंथ्स का नोटिस देना है। इज इट क्लियर? देयर शुड बी अ 6 मंथ्स नोटिस। नेक्स्ट, होल्ड ऑन गाइस। See, there is an English case law, Evans versus Drummond. यहाँ पे क्या है, देयर वर 2 पार्टनर्स, एक फर्म में 2 पार्टनर्स थे, उन्होंने एक बिल एग्जीक्यूट किया था क्रेडिटर एक्स के फेवर में। ए की रिटायरमेंट हो गई है एंड देयर आफ्टर ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, ठीक है, जिस दिन ड्यू डेट थी दैट वाज नॉट पेड टू एक्स, तो न्यू बिल बी ने साइन किया था। ए रिटायर हो गया, नया बिल बी ने साइन किया था और उसने वो
बिल एक्स को दे दिया था, सिर्फ बी ए को नहीं दिया, सिर्फ एक्स को दिया था, जिसको पता था कि फर्म का चेंज हो गया है, कि ए रिटायर हो गया, उसको पता था। तब उधर उन्होंने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, साइन किया है, और सिर्फ किसने साइन किया? बी ने साइन किया, जो कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर था। तो क्रेडिटर ने उसकी सोल सिक्योरिटी पे ही रिलाई किया और उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया रिटायरिंग पार्टनर फ्रॉम दी लाइबिलिटी। ठीक है, उसको मतलब कि जो रिटायरिंग पार्टनर था उसको डिस्चार्ज कर दिया। अगर उन्होंने बी ने नोटिस ए को भी दिया होता, वो जो साइन किया था बिल, तो उसमें ए भी लायबल होता, लेकिन अब उन्होंने इंटेंशनली है सिर्फ एक्स को दिया है, तो इट मींस उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर को लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया। Is it clear? अगर कोई wrongful act किया, next thing is if you have committed any wrongful act, then in that case whether any retirement, क्या रिटायरमेंट आपको उससे डिस्चार्ज लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर लेगी? नो, कोई रिटायरमेंट ही नहीं होगी पहली बात तो। ठीक है, अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है और आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आपकी लाइबिलिटी से रिटायरमेंट नहीं होगी, चाहे जो रिटायरिंग पार्टनर है उन्होंने रिलीज परचेज की है दूसरे रिमेनिंग पार्टनर से, तब भी उसकी लाइबिलिटी खत्म नहीं। ना ये था, ये पोजीशन थी आपकी कि लाइबिलिटी क्या है फॉर द एक्ट्स डन बिफोर द रिटायरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द लाइबिलिटीज फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर द रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा उसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन 32 क्लॉज 3 है। व्हाट इट सेज, अगर जब देखो रिटायरमेंट ही हो गया, नाउ रिटायरमेंट मींस कि पर्सन इज नॉट अ पार्टनर। जब अगर द पर्सन पार्टनर ही नहीं है तो हाउ ही विल बी लायबल इफ एनी एक्ट इज डन आफ्टर हिज रिटायरमेंट? इज इट क्लियर? सी, notwithstanding the retirement of a partner from a firm, notwithstanding the retirement of a partner from a firm, he and the partners continue to liable as partners to third parties for an act done by any of them, which would have been an act of the firm if done before the retirement. Is it clear what it says? कि अगर वो जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है और बाकी पार्टनर्स है वो कंटिन्यू हो रहे हैं टू बी लाइबल एज अ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, आउटसाइडर को वो लाइबल है, अगर कोई भी एक्ट किया है जो कि फर्म का एक्ट है अगर बिफोर द रिटायरमेंट। ठीक है, अगर सपोज नाउ एक पर्सन है, पार्टनर रिटायर हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी पब्लिक नोटिस नहीं दिया है उसकी रिटायरमेंट का, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, उस केस में वो पर्सन भी लायबल होगा जो रिटायर हो गया है। इज इट क्लियर? अगर हम देखें जस्टिस के अकॉर्डिंग कि व्हाई ही विल बी लायबल, बिकॉज आफ्टर द रिटायरमेंट एक्ट हैज बीन डन, बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया। पब्लिक को कैसे पता है कि इसने रिटायर हो गया है? ठीक है, तो पब्लिक को अगर आप नोटिस दोगे तभी उन्हें पता लगेगा कि सो एंड सो पार्टनर हैज बीन रिटायर्ड। तो इस वजह से थर्ड पार्टी को ही विल कंटिन्यू टू बी लायबल अगर पब्लिक नोटिस नहीं। इज इट क्लियर? अब प्रोवाइजो भी बना दिए, प्रोवाइडेड दैट द रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। अब प्रोवाइजो में क्या कर दिया उन्होंने कि जो रिटायर्ड पार्टनर है, ठीक है, जो रिटायर्ड पार्टनर है, जो रिटायर किया गया पार्टनर है, अब पब्लिक को यही नहीं पता था कि ये पर्सन पार्टनर भी है। सपोज देयर वर 4 पर्संस ए बी सी डी आर द पार्टनर्स, तो उस केस में अब पार्टनर को यही बाहर वालों को यही नहीं पता, थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि टी भी पार्टनर है और डी अब रिटायर हो गया है, तो उस केस में ही विल नॉट बी लाइफ, रिटायर्ड पार्टनर विल नॉट बी लाइफ। इज इट क्लियर? फोर्थ सबसेक्शन देखिए, notice under subsection 3 may be given by the retired partner. Notice under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm. Is it clear? तो नोटिस जो सबसेक्शन 3 में दिया गया है वो रिटायर्ड पार्टनर ने दिया है या कोई भी पार्टनर ने दिया है जो रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म होगी है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड फॉर्म है, रजिस्टर्ड फॉर्म है, नोटिस किसको दोगे? रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स को। ठीक है, जहां पे वो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स है वहां पे उसको आप नोटिस दोगे, ऑफिशियल गैजेट में दोगे और एक ब्रानिकल न्यूज़पेपर में दोगे, और वो भी उस न्यूज़पेपर में जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट हो रहा है जहां पे फॉर्म ने अपनी प्लेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। इज इट क्लियर? उस डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्या है?
तो यहाँ पे आपका इन शॉर्ट जो आपका 32 क्लॉज 3 है वो क्या कह रहा है कि रिटायरमेंट से पर्सन रिटायर हो गया है, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो वहां पे थर्ड पार्टी अभी भी म्यूचुअल एजेंसी कंसीडर करेगी और रिटायरिंग पार्टनर जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको भी वो भी लायबल होगा अकॉर्डिंग टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 28। तो पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी है। अब पब्लिक नोटिस कब जरूरी नहीं है, व्हेन पब्लिक नोटिस इज नॉट नेसेसरी। तो अब ये जो नीड है नोटिस की ये कब एराइज हो रही है, नीड है नोटिस की ये कब एराइज हो रही है, अगर पर्सन जिसको पता था कि वो पार्टनर है उसका जो क्रेडिटर है डज नॉट नो अबाउट हिज रिटायरमेंट। अब नोटिस एराइजेस तभी चाहिए जो पर्सन पार्टनर था और उसको क्रेडिटर को नहीं पता कि वो रिटायर हो गया है और उसको बिलीव कर रहा है उस पर्सन को कि ही इज अ पार्टनर, ही कंटिन्यूज टू बी अ पार्टनर। ठीक है, क्रेडिटर ये बिलीव करे क्योंकि नोटिस नहीं दिया। सो यहाँ पे क्या है, ही विल बी लायबल। लेकिन कहाँ पे नोटिस नहीं चाहिए, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया जब प्रोवाइजो पढ़ी थी, प्रोवाइजो में पढ़ा था कि कोई नोटिस की जरूरत नहीं है जब थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि ये पर्सन रिटायर पार्टनर भी था फर्म। इज इट क्लियर? So no notice is needed when a creditor does not know that the retired partner was a partner of the firm. So ये आपकी प्रोवाइजो थी सेक्शन 32 क्लॉज 3। इज इट क्लियर? अब और कहाँ पे नहीं चाहिए आपका नोटिस, डिसीज्ड पार्टनर में। ठीक है, जो पार्टनर था उसकी डेथ हो गई है वहां पे भी नोटिस जरूरी नहीं है देना। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, वो भी पार्टनर उसमें भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंट मींस दिवाला निकल गया। डोरमेंट पार्टनर है, कोई स्लीपिंग पार्टनर है, उस केस में भी। तो देयर आर 4 केसेस वेयर आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। एक तो आपकी प्रोवाइजो में है सेक्शन 32 क्लॉज 3, वहां पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर बाहर वाले को यही नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन पार्टनर है तो वहां पे देने की जरूरत नहीं है। इंसॉल्वेंट पार्टनर है वहां पे देने की जरूरत नहीं है। डिसीज्ड पार्टनर है वहां देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर डोरमेंट पार्टनर है वहां देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और या फिर अगर कुछ कस्टमर एक पार्टनर के बारे में कुछ कस्टमर्स को ही पता था और सबको नहीं पता था, वहां पे भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि जो पार्टी क्लेम कर रही है रिटायर्ड पार्टनर, जो पार्टी क्लेम कर रही है टू मेक द रिटायर्ड पार्टनर लायबल फॉर द सब्सिक्वेंट सेक्ट, उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि उसे पता था ये पर्सन पार्टनर है। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन कि किस तरह से पार्टनर को इंट्रोड्यूस करोगे आप, किस तरह से फिर जो आउटगोइंग पार्टनर है वो क्या किस तरह से बाहर जाएंगे, और फिर हमने डिस्कस किया है कि लायबिलिटी क्या होगी फॉर द एक्ट्स डन बिफोर द रिटायरमेंट, लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर द रिटायरमेंट। तो देयर इज अ केस लॉ। केस लॉ क्या है अब आपका, टॉवर कैबिनेट कंपनी वर्सेस इनग्रा। इस केस में क्या था कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हुए थे। ठीक है, जो डिफेंडेंट है वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हुए थे, लेकिन जो बिजनेस था वो बिजनेस दे वर कैरिड ऑन बाय द रिमेनिंग पार्टनर फर्म के नाम पे। अब जो प्लेंटिफ की कंपनी थी उन्होंने कुछ गुड्स सप्लाई किए थे फर्म को, जब उन्हें ऑर्डर मिला था फर्म से, दैट वाज एन ओल्ड नोट पेपर, उसमें डिफेंडेंट को भी वो पार्टनर शो कर रहे थे। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिफेंडेंट को भी स्यू कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर। तो यहाँ पे क्या हैंड हुआ था कि डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट लायबल नहीं था क्योंकि जो प्लेंटिफ की कंपनी है उनको कोई नॉलेज नहीं थी कि डिफेंडेंट पार्टनर है prior to the date of dissolution of the firm. So यहाँ पे डिफेंडेंट को नहीं पता था कि जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई उससे पहले वो पार्टनर था। तो यहाँ पे जो फैक्ट है कि पर्सन जो फर्म से डील कर रहे थे उसको वो डिस्कवर कर, उन्होंने बाद में डिस्कवर किया कि सच एंड सच पर्सन इज अ पार्टनर, तो वो इररिलेवेंट है क्योंकि सेक्शन 32 क्लॉज 3 में लिखा है, क्लियरली लिखा है कि वो कब से ऑपरेट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट सेक्शन इज 33, एक्सपर्शन ऑफ पार्टनर्स। अब एक्सपर्शन ऑफ पार्टनर्स में क्या है आपका कि पार्टनर्स को किस तरह एक्सपेल कर सकते हैं। कि पार्टनर है, अब देखो पार्टनर है, ही कैन नॉट बी
expelled from the firm. He cannot be expelled from the firm by any majority. अगर आप 4 पार्टनर है, 3 उसमें क्या, सॉरी 5 पार्टनर्स है, एक को एक्सपेल करना है, तो ये नहीं है कि अगर 3 पार्टनर्स उसको एक्सपेल करना चाहते हैं तो वो एक्सपेल हो जाएगा. नो, पार्टनर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म बाय मेजॉरिटी. इज इट क्लियर? अगर मेजॉरिटी में करना है तो वहां पे गुड फेथ में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट वाज कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी. तो सेक्शन 33 का कहता है a partner may be expelled. वैसे generally he cannot be expelled by majority, but he may be expelled in good faith in exercise of power of expulsion if any given to the partners given by mutual agreement. So expulsion है वो permit कर सकते हैं expulsion को only by the mutual agreement between the partners. But प्लीज ध्यान रखना, इट शुड बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ इन द इंटरेस्ट ऑफ द, इज इट क्लियर? गुड इंटरेस्ट. A partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners, save in the exercise in good faith of powers conferred by contract between the partners. सेकेंड क्लॉज क्या है? प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 32 किसको अप्लाई होगा? सेक्शन जो 32 की क्लॉज 2, 3, 4 है वो एक्सपेल्ड पार्टनर को भी एप्लीकेबल होगा, ऐसे ही जैसे रिटायर्ड पार्टनर है. सो एक्सपेल्ड पार्टनर की लायबिलिटी भी सेम होगी जो कि रिटायर्ड पार्टनर की लायबिलिटी है. इज इट क्लियर? सो देयर इज अ केस लॉ, ब्लिसलेट वर्सेस डेनियल्स. ब्लिसलेट वर्सेस डेनियल्स, इस केस में क्या हुआ था कि जो पार्टनर है दैट वो अपोज द अपॉइंटमेंट ऑफ वन पार्टनर. एक पार्टनर ने अपोज की थी अपॉइंटमेंट दूसरे पार्टनर के बेटे की एज अ मैनेजर ऑफ द फर्म. तो इस वजह से उस मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने उसको एक्सपेल कर दिया था. यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो एक्सपर्शन है वहां पे अब्यूज ऑफ पावर यूज हुई है. ठीक है, अब्यूज, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर किसी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है वहां पे सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बेटे की एडमिशन को रोक रहा था, अपोज कर रहा था. तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, उसको मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने क्या कर दिया? निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया. कोर्ट ने कहा यहाँ पे अब्यूज ऑफ पावर यूज हुआ. इज इट क्लियर? सी नेक्स्ट केस लॉ, कार्मिकल वर्सेस इवेंट्स. इंग्लिश केस लॉ है ये. यहाँ पे प्लेंटिफ था, ही वाज अ पार्टनर इन अ फर्म. ठीक है, जो प्लेंटिफ था वो ड्रेपर्स की फर्म थी, वहां पे पार्टनर था. उसको कन्विक्ट किया गया था क्योंकि वो टिकट के बिना ट्रैवल कर रहा है. सो और क्यों? उन्होंने इंटेंशनली टिकट परचेज की थी ताकि उसके पैसे बच जाए. सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वहां पे उन्होंने क्या प्रोवाइड किया था कि वो अगर जूनियर पार्टनर्स हैं दे आर बीइंग एडिक्टेड टू स्कैंडलस कंडक्ट्स, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस से डेट्रीमेंटल है, उसके अगेंस्ट है. सो ही वाज गिल्टी ऑफ एनी फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर. तो सीनियर पार्टनर है, उसे ऑफेंड कर सकते हैं 6 डेज का नोटिस देके कि तुम्हें एक्सपेल कर रहे हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप. तो यहाँ पे क्या हेल्ड हुआ था कि जो नोटिस था एक्सपल्शन का, दैट वाज गिवन अंडर द सर्कमस्टांसेस, वो जस्टिफाइड था क्योंकि वो टिकट के बिना ट्रैवल कर रहे थे. इज इट क्लियर? ही वाज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट. इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है? देयर मस्ट बी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड होनी चाहिए. इज इट क्लियर? शो को नोटिस जरूरी है. बिफोर उसको आप एक्सपेल करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दोगे सुनने के लिए कि व्हाई ही हैज नॉट परचेज्ड द ticket. Is it clear? So this was regarding till section 33. We are discussing about the incoming and the outgoing partners. सेक्शन 31 में हमने क्या डिस्कस किया था कि इनकमिंग पार्टनर्स किस तरह से आएंगे, व्हाट आर दी मोड्स. देन वी हैव डिस्कस्ड दी आउटगोइंग पार्टनर्स के बारे में, व्हाट आर द लायबिलिटीज of the liabilities for the act done before the retiring of the partner, and then we have discussed liability of the liability for the acts done after the retirement. Then we have discussed the expulsion of the partner. Now in next lecture we are going to discuss about the insolvency of a partner. Is it clear? So thank you guys. I am sending you the link again. Please join that.